हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज़ में देखने वाले हैं हिस्ट्री की 6वीं क्लास, जो कि होने वाली है गुप्त काल के ऊपर। अगर आपने इससे पहले की हिस्ट्री की 5 क्लास नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप जाके उसके भी देख सकते हैं। तो चलिए अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे गुप्ता काल, जो कि होने वाला है 319 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व तक। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। जो गुप्त वंश का संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। तो आप ये नाम याद रखेंगे कि गुप्त वंश का संस्थापक थे श्रीगुप्त। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, गुप्त किसके सीमांत थे। जो गुप्त थे वो किसके समांतर थे, तो वो कुषाणों के समांतर थे। अगला क्वेश्चन आता है, गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। तो ये था आर्यभट्ट। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि ये गुप्त शासनकाल के दौरान ही ये आर्यभट्ट हुआ करते थे, जो कि एक खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे। अगला क्वेश्चन आता है, गुप्त शासकों की सरकारी या फिर दरबारी भाषा थी, जो कि संस्कृत थी। तो आप ये याद रखेंगे कि गुप्त शासकों की जो सरकारी या फिर दरबारी भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। तो ये स्कंदगुप्त था। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि स्कंदगुप्त जो है वो राजा था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था। जो गुप्त राजवंश था वो किसके लिए प्रसिद्ध था, तो वो कला एवं स्थापत्य के लिए जो है प्रसिद्ध था। तो आपने याद रखा कि गुप्त राजवंश जो है वो कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। अगला है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है। तो जो अजंता की कलाकृतियाँ हुई हैं वो गुप्त काल से हुई हैं। तो आपने याद रखा कि अजंता की कलाकृतियाँ किससे संबंधित है, तो इसी गुप्त काल में हुआ था। अगला है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे। जो कवि कालिदास है वो किसके राजकवि थे, वो चंद्रगुप्त सेकंड के थे, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये याद रखेंगे कि कवि कालिदास जो हैं वो किसके राजकवि थे, तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के थे, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है। जो अजंता पे चित्रकारी हुई है उसकी विषय वस्तु किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आप ये याद रखेंगे कि अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वो था नालंदा। तो आप ये नाम याद रखेंगे कि उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था वो नालंदा विश्वविद्यालय था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ऐरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है। जो ऐरण अभिलेख है उसका संबंध किस शासक से है, तो भानुगुप्त से है। तो आप ये नाम याद रखें कि ऐरण अभिलेख का संबंध है भानुगुप्त से। अगला क्वेश्चन आता है, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। जो फायान है वो किसके शासनकाल में भारत आया, तो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में जो है वो भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग या फिर जिसे गोल्डन एज कहते हैं वो कहा जाता था, तो ये गुप्त काल को कहा जाता था। तो आप ये याद रखेंगे कि भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग था, गोल्डन पीरियड या फिर गोल्डन एज था, वो गुप्त काल को कहा जाता था। अगला है, फायान कहाँ का निवासी था। जो फायान भारत आया था तो ये फायान से पूछा गया है कि ये कहाँ का रहने वाला था, तो ये चीन का रहने वाला था। तो आप ये नाम याद रखेंगे कि फायान चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया और फायान जो है वो चीन का निवासी था। अगला है, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन किस वंश का शासक था। तो ये वाकाटक का शासन था। तो आपने याद रखा कि सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन किस वंश का शासक था, तो वाकाटक का ये शासक हुआ करता था। अगला है, गुप्त किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया, तो ये समुद्रगुप्त को कहा गया है। तो आप इसे याद रखेंगे कि गुप्त काल में जो है वो कविराज किसे कहा गया, तो इन्हें कहा जाता था कविराज, और ये थे समुद्रगुप्त। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि गुप्त काल का कविराज किसे कहा जाता था, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आता है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शकोप्रम के नाम से जाना जाता था। तो आप इसे याद रखेंगे कि स्तंभ लेख में शक्रोप्रम के नाम से जाना जाता था कहोम स्तंभ लेख को। तो आप इसे याद रखेंगे, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ में शक्रोप्रम के नाम से जाना जाता था, तो कहोम स्तंभ लेख में जाना जाता था। अगला आता है हमारा, फायान और हेनसियांग ने किनके राज्यों को देखा। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। तो फायान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य को देखा और हेनसियांग ने हर्षवर्धन के राज्य को देखा था। तो आपने याद रखा कि फायान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य को देखा और हेनसियांग ने हर्षवर्धन के राज्य को देखा। अगला है, धनवंतरी थे। तो धनवंतरी कौन थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, तो उन्हीं को धनवंतरी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन आता है, गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी। तो राजतंत्रात्मक थी। तो आप ये याद रखेंगे कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली जो थी वो राजतंत्रात्मक थी। अगला है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। तो आप इसे याद रखेंगे कि गुप्त स्थापत्य कला का जो सर्वोत्कृष्ट मंदिर है वो कौन सा है, वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वो जाना जाता है। अगला है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण जो है वो गुप्त काल में हुआ। तो 16, 17 एवं 19वीं।
तो आप इसे याद रखेंगे कि अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण जो है, तो गुफा नंबर 16, 17 और 19वां जो गुफा है उनका निर्माण जो है वो गुप्त काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार से जुड़े थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि इन्होंने लिखा था अमरकोश और इनके लेखक अमर सिंह, और ये किस दरबार से जुड़े थे? तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, गुप्त संवत जो कि 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है किसे? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को दिया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में किया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में किया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो नगरों का जो क्रमिक पतन हुआ था वो किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ये गुप्त काल की है। तो आपने इसे याद रखा कि गुप्त काल में नगरों का क्रमिक पतन जो है वो हुआ था। अगला है, किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो ये गुप्त वंश के थे। तो आपने याद रखा कि किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो ये गुप्त वंश के शासक थे। अगला है, दिल्ली के महरौली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में प्रांगण के स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो ये चंद्रगुप्त की स्मृति में है। तो आप इसे याद रखेंगे कि दिल्ली के महरौली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ किसकी याद में है? तो ये चंद्रगुप्त की याद में है। अगला है, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था कौन था? ये अग्निमित्र था। तो आप इसे याद रखेंगे कि कालिदास द्वारा जो रचित नाटक था मालविका अग्निमित्र, ये नायक इसका कौन माना जाता है? तो अग्निमित्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो ये प्रयाग के अभिलेख में उपलब्ध है। तो आप इसे याद रखेंगे कि समुद्रगुप्त की जो सैनिक उपलब्धियां थी उनका वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो प्रयाग के अभिलेख में किया गया है। अगला है, किस काल में स्त्रियों की पुरुषों की बराबरी थी? तो गुप्त काल में। तो गुप्त काल में स्त्री और पुरुष दोनों बराबरी पे रहा करते थे। अगला है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो देवगुप्त जो है वो किसका नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय का ही दूसरा नाम जो है वो देवगुप्त भी रहा करता था। अगला है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आप ये नाम याद रखेंगे कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि जो है वो धारण की तो वो चंद्रगुप्त सेकंड था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रयाग प्रसिद्ध किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? तो ये समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था तो वो थे स्कंदगुप्त। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया वो थे स्कंदगुप्त। अगला है, शक विजेता किसे जाना जाता है? तो शक विजेता के नाम से किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही शक विजेता के नाम से जाना जाता है। अगला है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। जिसने रजत के सिक्के जारी किए वो प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय ही थे। तो आप इनका नाम याद रखें कि इन्हें शक विजेता कहा जाता है और इन्होंने ही रजत के सिक्के जारी किए थे गुप्त शासन काल में। अगला है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ये गुप्त काल की है। अगला है, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि सर्वप्रथम सिक्के जारी किए चंद्रगुप्त फर्स्ट ने और रजत के सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो ये गुप्त वंश था। तो आप याद रखेंगे कि हुड़ों का आक्रमण जब हुआ था तो उस समय गुप्त राजवंश था। अगला है, अजंता गुफाओं में सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो ये बाघ धार में है। जो आप याद रखेंगे कि अजंता गुफाओं में सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो बाघ या फिर धार में है। अगला है, गुप्त वंश में किस अवधि में शासन किया? जो गुप्त वंश था वो किस अवधि में शासन किया? तो 319 से 500 ईस्वी तक शासन किया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि गुप्त वंश किस अवधि में शासन किया? 319 से 500 ईस्वी तक। अगला है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल से। तो आपने याद रखा कि जो बाल विवाह है उसकी प्रथा कहाँ से आरंभ हुई थी? तो ये गुप्त काल से आरंभ हुई थी। अगला है, यूरोपीय भाषा में अनुदित या फिर अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? तो ये कुमार संभवम था। तो आप इसे याद रखेंगे कि कुमार संभवम जो था ये यूरोपीय भाषा में अनुदित या फिर अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ था। अगला है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? जो सती प्रथा है उसका पहला उल्लेख मिलता है ऐरण अभिलेख से। तो आप इसे याद रखेंगे कि सती प्रथा का जो पहला उल्लेख है वो मिलता है ऐरण के अभिलेख से।
अगला क्वेश्चन आता है, मिहिर कुल का संबंध था, जो मिहिर कुल है उसका संबंध था हूणों से। तो आप ये याद रखा कि मिहिर कुल का संबंध किससे था, तो हूणों से था। अगला है, गुप्त राजा जिससे विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि ऐसे कौन से गुप्त राजा थे जिन्होंने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था, तो ये ताम्रलिप्त से था। तो आप इसे याद रखेंगे कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित था, तो ताम्रलिप्त से संचालित था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, क्या कहलाते थे, तो रूपक कहलाते थे। तो आपने याद रखा कि चांदी के सिक्के जो कहलाते थे उनका नाम था रूपक। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापक माना जाता है, तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है कुमारगुप्त प्रथम को। तो आप इसे याद रखेंगे कि गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है, वो कौन से गुप्त शासक हैं, तो वो कुमारगुप्त प्रथम है। अगला है, पुंड्रद्रवन भुक्ति प्रांत अवस्थित है, तो पुंड्रद्रवन जो भुक्ति प्रांत अवस्थित है वो उत्तर बंगाल में है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन थे जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया, तो ये थे आर्यभट्ट। अगला है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, तो रामगुप्त था। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि तांबा का सिक्का जारी करने वाला जो पहला गुप्त शासक था उनका नाम था रामगुप्त। अगला है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यकार कृतियों में होती है, तो अभिज्ञान शकुंतलम। तो आप इसे याद रखेंगे कि कालिदास की ये सबसे फेमस कृति है अभिज्ञान शकुंतलम। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वर्तमान में गणित दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग में होता है, तो ये गुप्त युग में होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार जो है वो किस युग में हुआ, तो गुप्त युग में हुआ था। अगला है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, तो ये विष्णु थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि गुप्त काल के लोग किसकी पूजा करते थे, तो विष्णु भगवान की पूजा किया करते थे। अगला है, महरौली जो कि दिल्ली में स्थित है, लौह स्तंभ का निर्माण किस नदी में हुआ, तो किस सदी में हुआ, तो 4वीं सदी में हुआ था। तो आप इसे याद रखेंगे कि महरौली जो दिल्ली में स्थित है, इसमें जो एक लौह स्तंभ है उसका निर्माण किस सदी में हुआ था, तो 4वीं सदी में हुआ था। अगला है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा, जो कुमार संभव एक महाकाव्य है वो किस कवि ने लिखा था, तो ये कालिदास ने लिखा था। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त युग। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किस युग में हुई थी, तो गुप्त युग में हुआ था, या फिर गुप्त काल में जब शासन कर रहा था तब इसकी स्थापना हुई थी। अगला है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी, उपज का 6वां भाग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरियल में ये क्वेश्चन जो है वो 2023 में पूछा गया था कि गुप्त युग में जो भू राजस्व की दर है वो कितना है, जो उपज होती है उसका 1/6 भाग जो है वो गुप्त युग में राजस्व की दर हुआ करती थी। अब दोस्तों देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि एसएससी ने प्रीवियस ईयर अपने एग्जाम्स में पूछ रखे हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन एसएससी जो है गुप्त युग से पूछ रखी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी यूजफुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो है सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्जाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूजफुल बुक है जो आपकी एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश वोकेबलरी वाले जो पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और डैश की बेटी थी। तो प्रभावती महारानी से क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कुबेर नागा और ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि जो वाकाटक साम्राज्य की महारानी है प्रभावती गुप्त, ये कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्रयाग प्रशिस्त डैश में संकलित की गई है। तो ये किस में की गई है, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत में संकलित की गई है, क्योंकि गुप्त काल की जो दरबारी भाषा थी वो संस्कृत थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि प्रयाग प्रशिस्त जो है वो संस्कृत भाषा में संकलित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, डैश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो इसमें से कौन सा बंदरगाह जो है प्राचीन भारत का एक प्रमुख बंदरगाह है, तो ताम्रलिप्त ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ताम्रलिप्त प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो आप इसका नाम याद रखेंगे कि ताम्रलिप्त एक प्रमुख बंदरगाह है प्राचीन भारत का। अगला क्वेश्चन है,
गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? तो ये भुक्ति शब्द का अर्थ हुआ था एक प्रांत। तो आप याद रखेंगे कि भुक्ति शब्द का अर्थ होता है एक प्रांत। नीचे आप देख सकते हैं कि गुप्त काल में प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत साम्राज्यों का जो विभाजन था वो भुक्तियों में हुआ था, जिसे प्रांत कहते हैं। प्रोविंस भी इसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि गुप्त काल में जो भुक्ति शब्द है उसका मतलब हुआ था एक प्रांत, पूरा एक प्रोविंस में अधिकार करना। अगला है, गुप्त साम्राज्य का पहला शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। ये गुप्त साम्राज्य के पहले शासक थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि गुप्त साम्राज्य का पहला शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ करता था, जो कि 1919 से 1950 ईस्वी तक था। अगला है, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द को डैश से संदर्भित किया जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि गुप्त प्रशासन में जो विधि शब्द है वो किससे लिया गया है? ये प्रशासनिक इकाई होती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि विधि शब्द होता है प्रशासनिक इकाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि गुप्त प्रशासन में जो है विधि शब्द वो प्रशासनिक इकाई को संदर्भित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया? तो ये कौन थे? ये चंद्रगुप्त प्रथम थे। इन्होंने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि लिच्छवी वंश से किसने जो है विवाह किया था, शादी की थी? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 319 से 550 ईस्वी के बीच किस राजवंश ने भारत पर शासन किया था? तो ये कौन थे? तो ये गुप्त राजवंश थे, जिन्होंने 319 से लगभग 550 ईस्वी के बीच भारत पर शासन किया। ये कौन है? तो गुप्त राजवंश है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? तो ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त हो जाएगा। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ करता था। अगला है, निम्नलिखित में से महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त सम्राट कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट हुआ करते थे चंद्रगुप्त प्रथम। तो आपने देखा ये दोनों क्वेश्चन लगभग ऊपर जो थे वो भी एक जैसा ही क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया है कि महाराजा धीराज की पदवी या फिर महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, डैश साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता था? तो किस जो शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता था? ये था गुप्त साम्राज्य को। तो आप इसे याद रखेंगे कि गुप्त साम्राज्य को भारत सभ्यता का स्वर्ण युग भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि ये चंद्रगुप्त प्रथम हुआ करते थे, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। अगला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है विष्णुगुप्त, ये गुप्त वंश के अंतिम शासक जो है वो माने जाते हैं। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि गुप्त वंश का अंतिम शासक माना जाता है विष्णुगुप्त को। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता था? तो किस साम्राज्य को हिंदू का स्वर्ण युग माना जाता था? ऑप्शन नंबर सी, तो गुप्त साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता था। तो आप ये याद रखेंगे कि हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता था गुप्त साम्राज्य को। अगला है, भारत के इतिहास में किसके शासनकाल में भारत का स्वर्ण युग माना जाता था? तो गुप्त साम्राज्य के इतिहास को भारत का स्वर्ण युग माना जाता था। अगला है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में हुआ करते थे। कौन? आर्यभट्ट और कालिदास। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप याद रखेंगे कि आर्यभट्ट और कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन शासक था? तो ऑप्शन नंबर डी विक्रमादित्य जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये एक गुप्तकालीन शासक था। तो आप इसे याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन शासक था? तो विक्रमादित्य जो है वो एक गुप्तकालीन शासक था। अगला है, गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट डैश थे? तो गुप्त वंश के जो अंतिम स्वीकृत थे वो कौन थे? ऑप्शन नंबर बी विष्णुगुप्त। तो आप इसे याद रखेंगे कि गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था या फिर अंतिम सम्राट था वो विष्णुगुप्त को माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, गुप्त शासकों ने डैश नाम का जुर्माना लगाया था जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषण द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक हल कर था। तो ये कौन सा कर था? ऑप्शन नंबर बी हली व कर। तो आप इनका नाम याद रखें कि हली व कर एक ऐसा जुर्माना था जो किसानों पे लगाया जाता था जिनके पास हल हुआ करता था, जिससे वो खेती किया करते थे। तो जिन भी किसानों के पास हल होगा और उनसे वो खेती करेंगे तो उन्हें वो कर देना पड़ता था, यानी कि वो जुर्माना लगाया जाता था जिसका नाम था हली व कर। तो आप ये याद रखें कि हली व कर जो है वो किसानों पर जुर्माना लगाया जाता था जिनके पास एक हल हुआ करता था। अगला है, चीनी यात्री शुंग युन भारत कब आया? तो चीनी यात्री जो शुंग युन था वो भारत आया था 518 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 6वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे? तो ये शुंग युन थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि शुंग युन जो है वो 6वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आए थे।
अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है और जो है ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है, डैश काल को भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। तो ये किस काल की बात हो रही है? तो ये गुप्त काल की बात हो रही है। तो आप ये क्वेश्चन याद रखेंगे कि डैश को काल को भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। तो कौन से काल को? तो गुप्त साम्राज्य के काल को। अगला है, फायान एक प्रसिद्ध चीनी यात्री था जो किसके शासक में भारत आया था, जो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। कौन? फायान, जो कि एक चीनी यात्री था। तो आप ये नाम याद रखेंगे कि फायान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने सकरी की प्रसिद्ध उपाधि धारण की, इसका अर्थ क्या है? तो ये शकों का नाश करने वाला। तो आप इसे याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो शकरी की उपाधि धारण की थी, वो शकरी की उपाधि का मतलब है शकों का नाश करने वाला। अगला है, वीणा बजाने वाला कौन सा राजा था? तो वीणा बजाने वाला राजा का नाम था समुद्रगुप्त। तो आप इसे याद रखेंगे कि गुप्त काल में वीणा कौन बजाता था? तो समुद्रगुप्त जो है वो बजाया करते थे वीणा। अगला है, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल के लिए प्रयुक्त होता है? तो स्वर्ण युग किस काल के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये गुप्त काल के लिए प्रयुक्त होता है। तो आप ये नाम याद रखेंगे कि इतिहास में स्वर्ण युग जो है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो गुप्त काल के लिए। क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है। तो आप इसे याद रखेंगे कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये मध्य प्रदेश में नहीं है। अगला है, गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है कहाँ पर? तो ये अजंता की गुफाओं में मिलता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है अजंता की गुफाओं पर। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्रथम ज्योतिषी जिसने यह पता लगाया कि पृथ्वी धुरी पर घूमती है, तो ये किसने पता लगाया था? तो ये आर्यभट्ट ने पता लगाया था। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि ये खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे जिन्होंने ये पता लगाया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इनका नाम था आर्यभट्ट। अगला है, गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, कौन थे? तो वारामिहिर थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि गुप्त काल के जो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हुआ करते थे उनका नाम था वारामिहिर। अगला है, देवगढ़ का मंदिर प्रतीक है। तो जो देवगढ़ का एक मंदिर प्रतीक है वो है गुप्त स्थापत्य का। तो आप इनका चीज़ याद रखेंगे, ये नाम देवगढ़ का मंदिर प्रतीक है कौन सा? तो गुप्त स्थापत्य का। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सा गुप्त वंशीय शासक 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? तो ये समुद्रगुप्त थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि समुद्रगुप्त ने 100 युद्धों को जीता था, इसीलिए इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो आप इनका नाम याद रखें कि ऐसा कौन सा गुप्त शासक था जिसे 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? तो ये थे समुद्रगुप्त। अगला है, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? तो लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। तो आप ये याद रखें कि लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। अगला है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आप इसका नाम याद रखें कि समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, गुप्त कला कहाँ पाई जाती थी? तो गुप्त कला जो है वो उज्जैन में पाई जाती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि गुप्त कला जो है वो उज्जैन में पाया जाता है। अगला है, अजंता के समकालीन चित्र अंकित है, तो ये कहाँ पे? बाग में। तो आप इसे याद रखेंगे कि अजंता के समकालीन चित्र अंकित है बाग में। अगला है, कालिदास की रचना नहीं है, तो इसमें से कौन सी कालिदास की रचना नहीं है? कादम्बरी। तो कादम्बरी जो है वो कालिदास की रचना नहीं मानी जाती। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, गुप्त काल में चीन से भारत में आयात किया जाता था रेशमी कपड़ों का। तो आप इनका याद रखें कि जो गुप्त काल में चीन से भारत का आयात किया जाता था, मतलब चीन से भारत क्या लाया जाता था? तो रेशमी कपड़े जो है वो चीन से भारत लाए जाते थे। अगला है, आर्यभट्ट ने रचना की थी किसकी? दश गीतिका की। तो आप यही याद रखें कि आर्यभट्ट ने किस चीज़ की रचना की? तो दश गीतिका की रचना किया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, चीनी यात्री जिसने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया, तो ये कौन चीनी यात्री था? तो ये फायान था। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि चीनी यात्री जिसने गुप्त काल की दशा का वर्णन किया, तो ये फायान था। अगला है, गुप्त युग में दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं उपलब्ध थी, तो ये कौड़ियों में। तो आप इनका चीज़ याद रखें कि गुप्त युग में जो दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध थी वो कौड़ियों में उपलब्ध हो जाती थी। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। इसमें हमने आपको बताया कि गुप्त काल में किस टाइप की क्वेश्चन जो है वो बनते हैं और एसएससी ने किस टाइप की क्वेश्चन जो है वो पूछ रखे हैं, जो कि आपके आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो को लेकर आता रहता हूँ जो कि आपकी एग्जाम टाइम में आपकी काफ़ी हेल्प कर सके। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।